अब हम आज का सबसे ज्वलंत विश्लेषण आपको दिखाना चाहते हैं और यह विश्लेषण आज आप सबको अपने पूरे परिवार के साथ और खास तौर पर आज की इस नई पीढ़ी के साथ बैठकर जरूर देखना चाहिए। और यह विश्लेषण देखने के बाद आपको क्रोध आएगा, आपका खून खौल उठेगा और आप भी सोचेंगे कि हमने इससे पहले आतंकवादियों के साथ इतनी नरमी क्यों दिखाई। यह विश्लेषण इसलिए क्योंकि आज मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले की 16वीं बरसी है और हमें पूरा यकीन है कि इस आतंकवादी हमले को आप में से ज्यादातर लोग अब पूरी तरह भूल चुके होंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कौन सा हमला, ये 26/11 क्या होता है, उस हमले में क्या हुआ था, हम कुछ नहीं जानते, हमें याद भी नहीं है। ये दुनिया के इतिहास का शायद पहला ऐसा आतंकवादी हमला होगा जिसे शुरुआत से ही भुलाने की कई कोशिशें हुई। जब आतंकवादी इस हमले पर फक्र महसूस कर रहे थे, इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे थे, तब हमारी सरकार यही चाहती रही कि लोग इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाएं। अपने लोगों की लाशें देखकर दुनिया की कोई भी सरकार, उसका सिस्टम इतना निष्क्रिय नहीं रहा होगा जितना भारत का था। आज इस हमले को 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमें यह कहते हुए बहुत क्रोध आ रहा है कि आज भी इस हमले की साजिश रचने वाले आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर अपनी बॉडी बना रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सरकारी सुरक्षा में बड़े बड़े बंगलों में बैठकर ऐश कर रहे हैं और हम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। 16 साल में हम उन्हें कोई सजा नहीं दे पाए। हमारे 166 लोग उस हमले में मारे गए थे। सोचिए, 166 लोगों का मारे जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज मेरा आपसे सवाल है कि क्या इन आतंकवादियों को जिंदा और इतना खुश देखकर आपका खून खौलता नहीं है? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो आतंकवादी हैं जो 26/11 के इस हमले के मास्टरमाइंड थे। इन्होंने करवाया था, लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं जरा देख लीजिए। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में यही 26/11 जैसा हमला किया था, जिसमें 1200 लोगों की हत्या कर दी गई थी, तब इजराइल की सरकार 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठी थी। इजराइल ने अपना बदला लेने के लिए पूरे गाजा को बारूद से भर दिया। 1,20,000 इमारतों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद उन्होंने गाजा पर 85 टन बारूद, 42,000 मिसाइल्स और रॉकेट्स और 5,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक्स की तस्वीरें आप कितनी देख चुके हैं। अभी तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हमास के आतंकवादियों ने यह हमला किया था। इजराइल ने हमास के 150 बड़े कमांडर्स और 15,000 लड़ाकों की हत्या कर दी। इस हमले के बाद हमास के चीफ इस्माइल हनिये और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को उनके ठिकानों में घुसकर मारा। और अब भी इजराइल गाजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह से अपना बदला लगातार ले रहा है। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। यह है इजराइल का बदला। लेकिन सोचिए, भारत ने अपने लोगों की मौत का बदला लेने के लिए क्या किया। 26/11 के हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें सुरक्षा बल और पुलिस के 18 जवान भी शामिल थे। लेकिन इन लोगों की लाशें देखकर भी हमारी उस समय की सरकार का खून नहीं खौला। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठकर लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी, जो आज भी पाकिस्तान में फल फूल रहा है, पाकिस्तान में उतना ही एक्टिव है, बल्कि उस दिन से कहीं और ज्यादा मजबूत हो चुका है। लश्कर का चीफ हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान के सेफ हाउस में ऐश कर रहा है। वो बाहर निकलता है, सामान्य जीवन जीता है, भाषण देता है, आज भी भारत को गालियां देता है, आज भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है और लोगों से कहता है कि भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाफिज सईद का बेटा तलहा हाफिज सईद इसी साल पाकिस्तान में संसद का चुनाव लड़ा। उसे रोकने वाला कोई नहीं, ना अमेरिका रोक पाया, ना यूनाइटेड नेशंस रोक पाया, ना भारत रोक पाया। इस हमले का एक और मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी मिस्टर पाकिस्तान के साथ अपनी फिटनेस की रील्स आजकल बना रहा है। यही वो लखवी है। सोचिए, जो 26/11 के मुंबई हमले का एक और मास्टरमाइंड है, ये क्या कर रहा है पाकिस्तान में आज आप देखिए। खुलेआम इसे कोई डर नहीं, अपने वीडियोस बनाता है,
रील्स बनाता है और सोशल मीडिया पर डाल रहा है और एक तरीके से भारत का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। यह है 26/11 का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान में ऐश कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि मेरी बॉडी देखिए, मेरी फिटनेस देखिए, और भारत की सेना, भारत का सुरक्षा तंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक और आरोपी डेविड हेडली अब भी अमेरिका की जेल में बंद है और हम आज तक इसे भारत नहीं ला पाए। अमेरिका से हमारी कितनी भी दोस्ती रही हो, अमेरिका में कुछ होता है तो अमेरिका की सरकार हम पर आरोप लगा देती है कि हम हत्या की साजिश कर रहे हैं, हमारे लोगों पर एफआईआर कर देती है, एक मुकदमे दायर कर देती है। लेकिन हमारा एक गुनहगार अमेरिका में है, वो अमेरिका ने हमें आज तक नहीं दिया और हम अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ना अमेरिका से इस बारे में बात कर पाए। इस हमले के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया ऐसी थी कि हम आतंकवादियों के लिए भी बड़े उदार और इंसाफ पसंद बने हुए हैं। जो आतंकवादी अपने साथ AK-47 राइफल, हजारों गोलियां, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड्स, सैटेलाइट फोन्स और 10 IED विस्फोटक लेकर आए थे, उनमें से एक आतंकवादी को इस देश में पूरा फेयर ट्रायल मिला। बाकी सब तो मारे गए, लेकिन ये कसाब नाम का, जो मोहम्मद अजमल कसाब नाम का आतंकवादी था, इसे हमने जिंदा पकड़ लिया था। 10 आतंकवादियों में कसाब अकेला था जिसे पुलिस ने जिंदा पकड़ा। कसाब के खिलाफ हमारे पास तमाम सबूत थे, लेकिन इसके बावजूद हमें कसाब को फांसी देने में 4 साल लग गए। सोचिए, एक आतंकवादी को इस देश में फेयर ट्रायल के सारे मौके मिले, इंसाफ पाने का हर मौका उसे दिया गया, अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी वकील दिया गया। वो आतंकवादी अपनी सजा कम कराने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसने राष्ट्रपति को भी अपनी फांसी रुकवाने के लिए दया याचिका भेजी। और हमारा देश पूरी दुनिया को दिखाता रहा कि देखिए, हमारे देश में आतंकवादी को भी पूरा इंसाफ मिलता है, पूरा मौका मिलता है। लेकिन उसकी वजह से जो 166 लोग मारे गए, उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला, उनके लिए कोई फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और आज वो जो 166 लोग मारे गए, उनके परिवार के लोग आज हमें देख रहे होंगे, तो आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, इस हमले के बाद भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश नहीं दिया कि जो भी हमारे देश पर हमला करेगा, भारत की सेना उन आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढकर उनके किए की सजा देगी, चाहे वो दुनिया में नहीं, पाताल में भी जाकर छिप जाएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत ने यह संदेश नहीं दिया कि उसकी सेनाएं पाकिस्तान में घुसकर अपने गुनाहगारों को मौत के घाट उतार सकती है, वैसे जैसे इजराइल ने किया। भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि हमारा देश कितना उदार है और हम एक खूंखार आतंकवादी के साथ भी पूरा न्याय करते हैं, पूरा इंसाफ करते हैं, उसे अपना मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी वकील देते हैं, उसे जेल में बिरयानी खिलाते हैं। भारत ने ना तो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ना इन आतंकवादियों के ठिकानों पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की, ना कोई मिसाइल हमला किया, बल्कि हमारे देश की पूरी सरकार इस हमले की सिर्फ कड़ी निंदा करते रह गई। और हम बड़े बड़े देशों से सिर्फ पाकिस्तान की शिकायत करके चुप बैठ गए कि देखिए पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, देखिए ISI हमारे साथ क्या कर रहा है। और इसीलिए ना तो हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ पाए, ना ISI का कुछ बिगाड़ पाए, और ना ही जो गुनाहगार थे उनका कुछ हम बिगाड़ पाए। हमारी अपनी NSG के जो कमांडोज थे, वो 9 घंटे देर से पहुंचे मुंबई। सोचिए, दिल्ली से मुंबई पहुंचने में हमारे NSG के कमांडोज को 9 घंटे लग गए। और सवाल पूछने वाला कोई नहीं कि आप 9 घंटे तक क्या कर रहे थे। सिर्फ हमने अपने गृह मंत्री को बदल दिया और बात आई गई हो गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। और इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे और वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी की ताकत बढ़ रही है और इस हमले के बाद वो और मुखर हो सकती है। इससे आप क्या समझेंगे? इस बयान को एक बार ध्यान से आप सुनिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस हमले के पीछे भी सिर्फ राजनीति की चिंता है।
मैं फिर से आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए, आपको जो बता रहा हूं, ये देखिए, ये बराक ओबामा की किताब है, उसका एक अंश आपके लिए निकाल कर लाया हूं। ध्यान से फिर से पढ़िए, सुनिएगा। ओबामा लिखते हैं, पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। हालांकि इसका उन्हें राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ा। मनमोहन सिंह चिंतित थे कि देश में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे विपक्षी दल बीजेपी की ताकत बढ़ रही है और इस हमले के बाद वो और ज्यादा मुखर हो सकती है। ये बराक ओबामा लिखते हैं। आज कसाब का नाम सब जानते हैं, लेकिन शहीद कांस्टेबल तुकाराम ओंबले को ज्यादातर लोगों ने भुला दिया होगा। तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए 23 गोलियां अपने शरीर पर झेली थी। 23 गोलियां। उन्होंने कसाब की बंदूक को तब तक पकड़कर रखा जब तक उसे बाकी पुलिसकर्मियों ने जिंदा नहीं पकड़ लिया, और इस दौरान कसाब गोलियां चलाता रहा। कसाब की गिरफ्तारी के बाद तुकाराम ओंबले शहीद हो गए, लेकिन हमें लगता है कि जब उन्होंने कसाब को इस देश में ये फेयर ट्रायल, ये इंसाफ, ये न्याय मिलते हुए देखा होगा 4 साल तक, तो उनकी आत्मा हर रोज हर पल कितना रोती होगी। और आज इनकी ये तस्वीर देखने के बाद हम आज देश के पुलिसकर्मियों को भी नमन करना चाहते हैं। उनके पास ये पूरा मौका था कि वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवाकर इस देश में न जाने और कितने लोगों की जान बचाई, और एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। हमारे देश के लोगों ने कभी इस हमले को लेकर यूपीए की सरकार से कड़े सवाल नहीं पूछे। किसी ने यह नहीं पूछा कि जब इस हमले के बाद सेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार बैठी थी, तो सरकार ने इसकी इजाजत क्यों नहीं दी? हमने पाकिस्तान पर उस समय हमला क्यों नहीं किया? कोई सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की? कोई मिसाइल का हमला क्यों नहीं किया? उन आतंकवादियों को यहीं बैठे बैठे खत्म क्यों नहीं किया? उन्हें सजा क्यों नहीं दी? लोगों को यह पूछना चाहिए था कि एनएसजी कमांडोज को मुंबई आकर यह पूरा चार्ज लेने में 9 घंटे का समय क्यों लगा, और सरकार ने इस हमले को दबाने और भुलाने के प्रयास क्यों किए? आखिर कैसी तैयारी रही होगी उस सरकार की? आप सोचिए, जब एनएसजी के कमांडोज को इतना बड़ा हमला होने के बाद दिल्ली से मुंबई जाने में 9 घंटे का समय लग जाए। इन सवालों का जवाब मांगने के बजाय देश के आम लोग इस आतंकवादी हमले को बड़ी आसानी से भूल गए, और इतनी आसानी से भूले कि अगले ही साल वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी की सरकार को पिछली बार से भी बड़ी जीत हमारे देश के लोगों ने दे दी। महाराष्ट्र में जहां यह आतंकवादी हमला हुआ था, वहां भी कांग्रेस ने स्थानीय राज्य के विधानसभा के चुनाव जीतकर अपनी सरकार फिर से बना ली। और यह सिर्फ भारत में ही मुमकिन है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आकर यहां के आम लोगों की हत्या भी कर दें, और इस देश में उन आतंकवादियों को फेयर ट्रायल भी मिलता रहे वर्षों तक, और चुनाव में इन पार्टियों की जीत भी हो जाए। रियली वेरी सैड ऑल्सो कि जिंदगी के सफर में जो हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलने का जो हम लोग ने सोचा था, अचानक मेरा दोस्त मेरे साथ छोड़ दिया। वो दिन अगर मैं भूल गई तो मैंने आतंकवाद को माफ कर दिया, और वो मैं गलती से भी नहीं करना चाहती। कसाब की फेस और जो फायरिंग करते हुए उसे मैंने वो देखा, लोगों को मरते हुए, वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। अगर आज कसाब आपके सामने आ जाए, मैं उसे मार दूं। जरा कल्पना कीजिए कि इन परिवारों पर आज भी क्या बीतती होगी जब ये उस हमले के गुनाहगारों को आज भी रील्स बनाते हुए देखते हैं, पाकिस्तान में ऐश करते हुए देखते हैं, उन आतंकवादियों को पाकिस्तान में अपनी बॉडी बनाकर रील्स बनाते हुए देखते हैं कि वो आतंकवादी आज भी ऐश कर रहे हैं, उनके बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, और आज भी वो वैसे के वैसे हैं, फल फूल रहे हैं, और उन्हें भारत ने आज तक कोई सजा नहीं दी है। इनको तो कोई सजा नहीं मिली, लेकिन वो 166 लोग जो मारे गए इस हमले में,
उनके परिवारों को जीवन भर की सजा मिल रही है और किस अपराध के लिए ये कोई नहीं जानता। आज भारत की आधी आबादी की उम्र 28 वर्ष से कम है, जिसका मतलब यह है कि 26 नवंबर 2008 को जब यह आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ, जब देश की आधी आबादी की उम्र 8 से 12 साल रही होगी और उन्हें इस हमले के बारे में शायद ठीक से याद भी नहीं होगा, क्योंकि 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को क्या याद होगा। और हमारी जो आज की पीढ़ी है वो उस समय यही 8 से 12 साल के बीच की रही होगी, इसलिए वो इस हमले के दर्द को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस हमले के बारे में पढ़ें, इस हमले के वीडियोस को देखें और इसे कभी भूलें नहीं, क्योंकि इस हमले में जो 166 लोग मारे गए थे उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। कसाब को इंसाफ मिला, कसाब को न्याय मिला, लेकिन इन 166 परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिला और भारत देश को, इस राष्ट्र को आज तक न्याय नहीं मिला है। और भारत को न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस हमले के गुनाहगार ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे। इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे आप सोशल मीडिया पर, अपने अपने फोन पर ऐसे ही देखते रहेंगे। इनके बच्चे चुनाव लड़ते रहेंगे। ये आईएसआई के जरिए आज भी भारत में लगातार षड्यंत्र रचते रहेंगे, भारत के खिलाफ अपशब्द कहते रहेंगे। तब तक भारत को इंसाफ नहीं मिल सकता।